इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग थ्योरी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन, श्वसन। जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। श्वसन के समय मुक्त ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में परिवर्तित होकर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ग्लूकोज को सेल्यूलर फ्यूल भी कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। अब देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम है वो यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के बाद हमारी मुख आती है। मुख के बाद फेरिंग्स रहता है। फेरिंग्स के बाद यहाँ पर नीचे देख रही एपिग्लॉटिस रहता है। जब खाना होता है तो इधर आ जाता है, जब सांस लेना हो तो इधर आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया। अब फिर यहाँ पर होता है नीचे में ग्लॉटिस, ये देख रहे हैं। फिर उसके नीचे होता है लैरिंग्स, ठीक है। इस साइड में अगर देखो तो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के नीचे क्या है? लैरिंग्स है। जब इस साइड से देखो तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस है और ग्लॉटिस है। फिर यहाँ पर रिब्स आ गई। रिब्स कितनी होती है? इधर 12 होता है और इधर 12 होता है। अब नेक्स्ट है ब्रोंकस, श्वसनी आ गया। फिर उसके इस देखिए, ये जो पार्ट है ये क्या है? हमारा लंग्स है, फेफड़ा है। इस फेफड़े के अंदर क्या है? वायुकोश है, एल्वियस है, और ये हो गया हमारा डायफ्राम हो गया। और जो श्वसन होती है इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है, इसको हम लोग कितने चरणों में विभाजित कर सकते हैं? देखिए, बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? जीवों एवं वातावरण के मध्य बाह्य श्वसन से तात्पर्य वायुमंडल से ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में निष्कासन। यानी कि हम जो ऑक्सीजन हमारे अंदर ले रहे हैं और हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, ये क्या कहलाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे होता है? देखिए, वायु को श्वसन मार्ग द्वारा शरीर के अंदर लेने व वापस छोड़ने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है ब्रीदिंग। सांस लेना मतलब ब्रीदिंग करना। यह श्वसन का प्रथम चरण होता है। ये क्रिया जो है 2 अवस्थाओं में पूर्ण होती है, न्यून श्वसन और उच्च श्वसन। ब्रीदिंग के समय में वातावरण से वायु का शरीर के अंदर फेफड़ों में पहुंचने की जो क्रिया होती है वो निःश्वसन कहलाती है। मतलब जो हम सांस अंदर ले रहे हैं और हमारे फेफड़े में पहुंच रहा है तो वो क्या कहलाएगी? इंस्पिरेशन कहलाती है। फेफड़ों से वायुमंडल में निष्कासित होने की क्रिया एक्सपायरेशन कहलाती। मतलब जो सांस हम लोग अंदर ले रहे हैं वो हमारी क्या कहलाई? निःश्वसन, इंस्पायरेशन कहलाती है। और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो उस समय क्या कहलाती है? एक्सपायरेशन कहलाती है। निःश्वसन एवं उच्च श्वसन की क्रिया में पसलियों के मध्य स्थित पेशियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन पेशियों को अंतरापरशुका पेशियां, इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति प्रति मिनट लगभग 7 से 8 लीटर अर्थात 11,000 लीटर वायु प्रतिदिन का अंतर्ग्रहण एवं बहिक्षेपण करता है। गैसों के परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ब्लड में संवहन के माध्यम से ऑक्सीजन का फेफड़ों से कोशिकाओं तक तथा कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिकाओं से फेफड़ों तक निरंतर पहुंचते रहना ही गैसीय परिवहन कहलाता है। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसीज में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है।
और शेष जो 1.5% है, इस ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 15 ग्राम प्रति से 100 मिलीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन का जो कलर है ये वॉयलेट कलर का होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त शुद्ध रक्त जो होती है वो चमकदार लाल व अशुद्ध रक्त जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड जो हीमोग्लोबिन होती है उसका कलर जो होता है लाल कलर का होता है, और जबकि जो ब्लड इम्प्योर रहता है, अशुद्ध रहता है, वो किस कलर की होती है, वॉयलेट कलर की होती है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? यह प्रक्रिया कोशिकाओं के जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म में संपन्न होता है। अंतः आंतरिक श्वसन को कोशिकीय श्वसन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। अनऑक्सी से ही वर्ड से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। इस रासायनिक प्रक्रिया में ग्लूकोज एंजाइमों के द्वारा आंशिक रूप से कोशिका द्रव्य में विघटित होता है और यह संपूर्ण क्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। अनऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होने पर यह लैक्टिक अम्ल अथवा एथिल अल्कोहल में रूपांतरित हो जाता है। जंतुओं की मांसपेशियों में पायरुविक अम्ल का रूपांतरण लैक्टिक एसिड में हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सी श्वसन को शर्करा के किण्वन की प्रक्रिया भी कहा जाता है। अनऑक्सी श्वसन एरोबिक, आपने देखा अनऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण इसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ पर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है इसकी खोज एम्डन, मेयरहॉफ व पार्नस नामक 3 जर्मन जीव वैज्ञानिकों ने की थी। क्रेब्स साइकिल, वर्ष 1937 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस ई क्रेब्स ने सर्वप्रथम इस प्रक्रिया की खोज की थी। इसलिए ही इस प्रक्रिया को क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र कहा जाता है। मनुष्य का श्वसन तंत्र कई अंगों का सम्मिलित रूप होता है। इनके माध्यम से ही शरीर में वायु का आदान प्रदान होता है। इन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वह है लंग्स, फेफड़ा। फेफड़ा जब तक अच्छा है हम अच्छे हैं। फेफड़ा जिस दिन काम करना बंद कर दिया हमारा जीवित रहना भी खत्म हो जाएगा। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त फुसफुस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। वैसे तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहती है, लेकिन अशुद्ध रक्त जो होती है उसको ले जाने का काम कौन करता है? फुसफुस धमनी। यह मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहती है। जैसा मैंने आपको बताया कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहती है, लेकिन फुसफुस धमनी ही ऐसा है जहाँ पर अशुद्ध रक्त बहता है। फेफड़ों के द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त फुसफुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कि जो फेफड़ा हो गया, फेफड़ा अब शुद्ध कर देता है। उसके बाद वह शुद्ध रक्त फुसफुस शिरा के द्वारा हमारे बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर समझिए, जो शिरा होता है ना, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुसफुस शिरा ही ऐसा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। जैसा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी अनुभव होती है,
इस स्थिति को अनोक्सिया या हाइपोक्सिया कहा जाता है। 1 मिनट में जितनी बार निःश्वसन होते हैं उसे श्वसन दर कहा जाता है। मतलब सांस अंदर जो लेते हैं ना 1 मिनट में, वह हमारी क्या कहलाती है? रेस्पिरेटरी रेट कहलाती है। विश्राम की अवस्था में कम से कम दर में ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता होती है। जिससे कोई जीवित रह सके उसे जीवन की आधारित उपापचयी दर कहा जाता है। श्वसन संबंधी कौन कौन से रोग हैं? श्वसनी शोथ, ब्रोंचिटिस। यह श्वसनी शोथ अथवा सूजन है जिसकी पहचान श्वसनी के आंतरिक स्तर में उपस्थित सेरोम्यूकस ग्रंथि व गॉबलेट कोशिकाओं की अतिवृद्धि के कारण होता है। यह अधिक धूम्रपान व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषक के संपर्क में आने के कारण भी हो सकता है। ब्रोंकियल अस्थमा, श्वसनी दमा। इसकी पहचान श्वसनिका की भित्ति में पाई जाने वाली चिकनी पेशियों की अति संकुचन के द्वारा होती है। खांसी व तीव्र श्वसन इस रोग के प्रमुख लक्षण है। एम्फाइजिया, यह श्वसनी अथवा कूपिका का असामान्य फैलाव है जिसके कारण इन भागों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। निमोनिया, निमोनिया को फुसफुस प्रदाह या फुसफुस शोथ भी कहा जाता है क्योंकि निमोनिया रोग में फुसफुस कुपिकाओं में तीव्र संक्रमण और शोथ उत्पन्न होता है। ट्यूबरकुलोसिस, इस रोग को यक्षमा या काक रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इन्फ्लुएंजा, यह रोग मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाई नामक विषाणु से होता है। इसका अन्य नाम फ्लू भी होता है। इससे पूरे शरीर में दर्द के साथ जुकाम, बुखार, गले में सूजन, बेचैनी, सिर दर्द आदि लक्षण प्रकट होते हैं। जुकाम, जब नासिका की श्लेष्मकला एवं गले में सूजन के साथ साथ छींक आने लगती है तो इस दशा को जुकाम कहा जाता है। यह रोग एडिनो नामक विषाणु से होता है। क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, श्वसन क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। बिल्कुल सही है। एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ये बात भी बिल्कुल सच है। इट मीन्स उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? हीमोग्लोबिन रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से होता है। यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर, जबकि श्वसन जो होता है कोशिकाओं के अंदर होता है। सही है। नेक्स्ट है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती जबकि श्वसन की क्रिया में कोशिका जो है वो क्वेश्चन ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। ये बात भी बिल्कुल सच है। यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है?
आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका परिवहन हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, प्लाज्मा में घुलकर होता है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, उपयुक्त सभी माध्यमों से होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग से संपन्न होती है? तो ऑक्सीश्वसन की जो क्रिया है वो कोशिका के कौन से भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना हुआ होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्लूरा झिल्ली जो होती है वो फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है, उसका आवरण होता है। नेक्स्ट है, भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? मैंने आपको बताया था इस तरीके की संरचना थी वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था, ये एपिग्लोटिस था और भोजन निगलते के समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो जब हम लोग भोजन खाते हैं तो ये इधर चला जाता है और श्वास लेते हैं तो वापस इधर आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एपिग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसको श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट है, केप्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? तो केप्स चक्र जो होती है किसके द्वारा संपन्न होती है? यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? 3.5 लीटर। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? तो हमारे फेफड़े में अधिकतम कितने गैस 5 लीटर 5 लीटर अधिकतम क्षमता धारण करने की होती है। नेक्स्ट है, कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? कोशिकीय श्वसन जो होता है कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? तो ये 2 चक्रों में पूरा होता है, निःश्वसन और उच्छ्वसन। नेक्स्ट है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो ये जो श्वसन होती है, श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से अनऑक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा डिफरेंस नहीं है ये पूछा है। चलिए देखते हैं, अनऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि अनऑक्सी लिखा है तो अनुपस्थित और ऑक्सी मतलब उपस्थित।
अनऑक्सीश्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव्य में, जबकि ऑक्सीश्वसन कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है तो ये अनऑक्सीश्वसन कोशिका द्रव्य में होता है, और ऑक्सीश्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही होता है। अब देखिए, अनऑक्सीश्वसन जंतुओं एवं पादपों में, जबकि ऑक्सीश्वसन ईस्ट और कोशिकाओं में होता है। गलत बात, एकदम अपोजिट। ऑक्सीश्वसन जंतु पादपों में होता है, जबकि अनऑक्सीश्वसन ईस्ट परजीवी में होता है। अनऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 4 ATP अणुओं का, जबकि ऑक्सीश्वसन में 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। एकदम सही, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही है और ये हमारा रॉन्ग है। और हमसे क्या पूछा था? गलत डिफरेंस जो है वही पूछा था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? तो देखिए, आंसर इसका क्या हो जाएगा? नवजात शिशुओं में जो श्वसन की दर होती है वो 30 से 60 बार पर मिनट होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ATP से जब ADP बनती है तो इसमें शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है, श्वासोश्वास ब्रीथिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर आती है, उसमें कम होती है, लेकिन जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन उल्टा ऑक्सीजन जो होता है वो हमें ज़्यादा मिलता है और छोड़ते समय हम कम ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा श्वास लेते समय और श्वास छोड़ते समय सेम रहती है। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो गया ये किसको प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता जो होती है इसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय क्या कहलाता है? तो हमारे जो सेल्स टिश्यू हो गए, सेल्स हो गए, इनमें और ब्लड के बीच में जो गैसीय परिवहन विनिमय होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अंतःश्वसन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? देखिए, ग्लाइकोलाइसिस, कैप्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन, ये सब क्या है? कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन नील श्वसन जो होता है ना ये कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है, नील श्वसन तथा उच्च श्वसन के समय पसलियों की भूमिका के संबंध में असत्य कथन क्या है? एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, नील श्वसन के समय पसलियां ऊपर एवं बाहर की ओर खींच जाती है, ये तो हो गया। फिर उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे की एवं अंदर की ओर जाती है। ठीक है, ये भी सही है। जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तब पसलियां ऊपर और बाहर की ओर आ जाती है, जब छोड़ते हैं तो पसलियां नीचे की ओर अंदर की ओर आ जाती है। जस्ट अपोजिट, पसलियों की स्थिति में परिवर्तन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता और घटता जाता है, पसलियां स्थिर नहीं रहती हैं। तो हमारे असत्य कथन पूछा था, तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है।
नेक्स्ट है अधिकतर कीट श्वसन क्रिया करते हैं। तो अधिकतर जो कीट होते हैं ये अपनी श्वसन क्रिया किसके द्वारा करते हैं? गलफड़ों के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है शीत निद्रा के दौरान मेंढक निम्नलिखित में से किससे श्वसन करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल त्वचा से। तो शीत निद्रा के दौरान जो मेंढक होता है वो किसकी तरह श्वसन करता है? ये करता है आपके त्वचा से। नेक्स्ट है किण्वन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस से कुल कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? 2 एटीपी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भ्रूणावरण में तरल पदार्थ होता है, सही है। अल्ट्रासाउंड स्कैन से भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है, ये दोनों ही राइट है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।